ओके चलिए, सो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद सीरीज एंड वी डिस्कस्ड अबाउट नंबर सीरीज, राइट? उसी को कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीरीज लाइक अल्फा सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. टाइम बचेगा तो कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा सा शुरू कर देंगे. ठीक है, चलो. तो गाइस, अब फॉर अल्फाबेट सीरीज ना, अल्फाबेट सीरीज के लिए एक फंडा एकदम क्लियर रख लो अपने माइंड में. हाँ, अब अल्फाबेट सीरीज में हमको ना मेनली जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स के पोजीशंस के ऊपर ही बात होती है. तो हमको सारे अल्फाबेट्स के पोजीशनल वैल्यूज पता होने चाहिए. सारे अल्फाबेट्स के पोजीशनल वैल्यूज पता होने चाहिए. अब जैसे सबको पता है कि ए जो है इट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, बी इज द सेकंड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड सो ऑन, एम हो गया वगैरह वगैरह. अब इसमें सबसे पहले एक वर्ड जो सब जानते होंगे अबाउट ईजोटी, है ना? ईजोटी वर्ड हम लोग याद रखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमको बाकी लेटर्स के पोजीशंस में हेल्प करता है. ईजोटी में ई इज ऑन द 5th पोजीशन, जे इज ऑन द 10th पोजीशन, ओ 15th पे आता है, टी 20 पे आता है एंड वाई 25 पे आता है. तो ये इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन, ठीक है, मुझे एन का पोजीशन फाइंड आउट करना है. तो मैं देखूंगा कि एन जो होता है वो ओ से जस्ट पहले आता है, राइट? इट कम्स जस्ट बिफोर ओ, एंड सिंस द पोजीशन ऑफ ओ इज 15th, so the position of n will be 15 minus 1 14. तो ये इस तरीके से हमें हेल्प करता है. ठीक है, मेन एजेंडा यही रहता है कि अब अगर n की पोजीशन वैल्यू निकालनी पड़े तो आप स्टार्टिंग से नहीं गिनना शुरू करो, ए बी सी डी करके उंगलियों पे नहीं गिनो. दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस वर्ड इजोटी. ठीक है, तो लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि वी क्या आएगा, तो वी जो आता है इजोटी में टी के बाद ही आता है ना? एस टी यू वी. तो टी आपका 20th पोजीशन पे है, यू आपका 21 हो जाता और वी आपका 22 हो जाता. तो इस तरीके से हमको इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा. इसके अलावा और भी थोड़े से लॉजिक्स है ना? थोड़े बकवास लॉजिक्स है बट इट हेल्प्स. जैसे कि मैंने जैसे कुछ कुछ चीजें याद रखी हुई है. जी, ठीक है, ये बताओ जी का ये वाले डंडे को थोड़ा सा अगर खींच दिया तो ये किस तरीके का दिख रहा है? कैसा दिख रहा है ये? जी को अगर थोड़ा सा एक तरीके से कर दिया तो कैसा दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ 7, राइट? इट लुक्स लाइक अ 7 एंड द पोजीशन वैल्यू ऑफ जी इज एक्चुअली 7. द पोजीशन वैल्यू ऑफ जी इज एक्चुअली 7. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एच, तो एच के लिए जो फालतू सा लॉजिक है वो ये है दैट इफ यू कवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ एच, अगर आपने एच का टॉप और बॉटम को कवर कर दिया तो अब ये कैसा दिखेगा? एच का टॉप और बॉटम कैसा दिखेगा ये बताओ? 8 के जैसा दिखेगा कि नहीं? एंड सो द पोजिशनल वैल्यू ऑफ एच इज 8, राइट? इवन दो द लॉजिक इज बकवास बट एक्चुअली इट वर्क्स. जी का ये डंडा थोड़ा सा खींचा 7 जैसा दिखता है, एच का ऊपर नीचे कवर कर दो, इट लुक्स लाइक एन 8. अच्छा, सिमिलरली एम, एम से अगर आपसे पूछा जाए एम कौन सा नंबर का जैसा दिखता है, एम कौन सा नंबर के जैसा दिखता है? 3 के जैसा दिखता है ना, राइट? अगर हम m को थोड़ा सा रोटेट कर दें, m को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये 3 के जैसा दिखेगा. ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टर तो c है, थर्ड कैरेक्टर तो c है, तो m का वैल्यू 3 तो नहीं हो सकता. सो द वैल्यू ऑफ m इज 13, है ना? सो द वैल्यू ऑफ m इज 13. याद करने के लिए आसान है, m 3 के जैसा दिखता है लेकिन थर्ड कैरेक्टर इज c, सो द वैल्यू ऑफ m विल बी 13. अच्छा, m का भाई कौन है? m को उल्टा करने से उसका भाई निकल कर आता है ना? m को उल्टा करने से उसका भाई निकल कर आता है w. अब w भी 3 जैसा दिखता है लेकिन थर्ड कैरेक्टर इज c, 13th कैरेक्टर इज m, सो 23rd कैरेक्टर विल बी w, 23rd कैरेक्टर विल बी w. ओके, आई बात समझ में? m looks like a 3 but third character is c, so it has to be the 13th character. w, it also looks like a c but the third character is c. It's not even the 13th character because that is m, w comes after m, so the position of w becomes 23. okay, अच्छा, ये गर्ल्स लाइक फोटो में जो पोजेस करते हैं विक्ट्री का, है ना? तो क्या करते हो आप लोग? विक्ट्री का पोज करने के लिए क्या करते हो आप? रहता है ना, दोनों वी शेप में है, दोनों उंगलियों के साथ ऐसे करके बनाए रहते हो. तो you use two fingers, right? And you form the shape of V. तो V शेप फॉर्म करते हो दोनों हाथों से.
तो दोनों हाथों से 2 फिंगर्स यूज कर रहे हो ना, दैट इज 22। ठीक है। ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? वी का शेप है, यू आर यूजिंग टू फिंगर्स है ना, दोनों हाथों से कर रहे हो तो 22। अच्छा, सिमिलरली एक्स का लॉजिक क्या था कि एक्स का वो बीच वाला पॉइंट को मिड पॉइंट समझ लो, तो कितने डायरेक्शंस है? एक्स के मिड पॉइंट को मानो तो कितने डायरेक्शंस है? वी हैव फोर, वी हैव फोर। बट चौथे पे तो ये तो एकदम एंड में आता है ना, 26 लेटर एकदम एंड में आता है, तो ये कौन है? ये 24 है। दिस इज द 24th कैरेक्टर। ठीक है, और भी था यार। ठीक है, आई मीन अभी दिमाग में और नहीं आ रहा। आई का तो चलो ठीक है, मतलब देखो मेनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे क्या क्या चीजें याद है। I remember the place value of m because that is somewhere in between. Okay, I remember the EJOT और m पता है और g वगैरह ये सब, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ना you don't even have to remember these. Like जब मैंने शुरू किया था ये सब चीजें पढ़ना, तो it was like every character had a story. मतलब अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो भले ही बकवास सा स्टोरी होगा, बट इट वर्क्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वर्क्स। लाइक इवन दैट दिस v वाला सिंबल है ना, वो that this was all to help you remember the words as quickly as possible. जैसे कि सब पे कुछ ना कुछ था। मुझे एक आई थिंक क्यू पे भी याद आ रहा है, भूल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म नहीं हो रहा। ओके, बट एनीवेज एज आई टोल्ड यू दैट द मैक्सिमम व्हिच आई यूज इज EJOT एंड फिर से m का पोजीशन, बिकॉज m कहीं ना कहीं बीच में आता है। ओके, चलो फिर, आई होप दैट हेल्प्स। ग्रेट लॉजिक है तो। ओके, अच्छा इसके अलावा और एक चीज क्या हेल्प करती है? कोई कह रहा है कि सर हम बॉयज भी कभी कभार पोज मारते हैं। बेटा तुम लोग भी कम पोज नहीं मारते हो, सबके अंदर आजकल रणवीर सिंह घुसा हुआ रहता है। ओके, सो लेटर। अब स्टूडेंट देखो, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब जैसे ए की अगर हम बात करें, तो ए का जो पोजिशनल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा आता है? ए का पोजिशनल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा आता है? दैट इज 1। राइट हैंड साइड से कौन सा आता है? व्हाट इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम राइट हैंड साइड? दैट इज 26, राइट? दैट इज 26। तो यहाँ पे ना हम, मैं क्या करूँ, आई एम ड्रॉइंग अ कॉलम। अभी आप लोग लिखो मत, आफ्टर द क्लास आई प्रोवाइड द नोट्स। लेटर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे जैसे कि ए हो गया, तो ए का लेफ्ट से पोजीशन 1 होता है, राइट से पोजीशन 26 होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बी का कहूं, तो बी का लेफ्ट से पोजीशन 2 होता है, राइट से पोजीशन 25 होता है। ठीक है, सी का अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से पोजीशन 3 होता है, राइट से पोजीशन 24 होता है। ऐसे करते करते अगर आप वाई का पोजीशन देखोगे तो लेफ्ट से 25 पे आता है, राइट से सेकंड पे आता है। एंड जेड का देखोगे तो लेफ्ट से 26 पे आता है, राइट से 1 पे आता है। तो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए हो क्या आप लोग? कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए हो एनीवन? दोनों पोजीशंस को मिलाकर कुछ पैटर्न बन रहा है? परफेक्ट, शिखर, अंकित, अपूर्वा। पैटर्न ये है कि कोई भी कैरेक्टर का जो सम ऑफ पोजीशंस होगा वो हमेशा 27 रहने वाला है। कोई भी कैरेक्टर का सम ऑफ पोजीशंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, ये हमेशा 27 रहने वाला है। जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने लास्ट वीक एक आपकी क्लास ली थी रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। तो रैंकिंग टेस्ट वाले में अगर आपको याद होगा, तो इफ देयर आर 26 पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन, अगर 26 लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो एक आदमी का लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से पोजीशन का सम करोगे तो वो कितना आएगा? वो निकल कर आता है 27, है ना? वो निकल कर आता है 27। तो ये चीज यहाँ पे भी काम करती है और बहुत बार हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सम ऑफ पोजीशन इज 27, सम ऑफ पोजीशन इज 27, हर जगह पे आपका उसका लेफ्ट और राइट से सम ऑफ पोजीशंस कितना निकल कर आएगा? 27 निकल कर आएगा।
तो व्हाई एम आई टीचिंग दिस थिंग, बिकॉज समटाइम्स जो उसके आगे के पोजीशन से उस पे पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन राइट के पोजीशन से पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें अभी तक आपको याद रखने के लिए मैंने बोला है अल्फाबेट सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समहाउ रिमेंबर ऑल द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ द लेटर्स एंड वी शुड बी एबल टू स्पीक आउट द पोजिशंस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अगर आपसे टी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो ये कोई ए बी सी डी ऐसा नहीं करेगा, उसे इजोटी वर्ड ध्यान में रखना है। इजोटी वर्ड में 5 10 15 20 25 करके पोजीशन पे रहते हैं लेटर्स, तो टी इज द 20th लेटर। अगर मैंने पूछ दिया एस का पोजीशन बताओ तो टी के जस्ट पहले एस आता है, तो टी अगर 20वें पोजीशन पे है तो एस कौन से पोजीशन पे होगा, एस होगा आपका 19th पोजीशन पे। अगर मैंने आपसे पी का वैल्यू पूछ लिया तो ओ के जस्ट बाद ही पी आता है, इजोटी में ओ हमको पता रहता है कि 15th पोजीशन वाला कैरेक्टर है, तो पी कौन सा हो जाएगा, 15 के अगला वाला 16th वाले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमने दूसरी चीज क्या देखी है, दूसरी चीज हमने ये देखी है कि कोई भी एक कैरेक्टर अगर मिलता है हमें, तो उस कैरेक्टर का लेफ्ट से और राइट से जो पोजीशन होगा वो हमेशा उसका सम कितना होने वाला है, तो उसका सम हमेशा आएगा आपका 27। ठीक है, तो यहाँ पे वो इजोटी वर्ड के बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट एस, देन एज वी नो दैट टी इज 20, इजोटी में टी 20th पोजीशन पे आता है, so s is 20 minus 1 19. Also we can find the position of an alphabet from the end by subtracting its value from 27. ये कह रहा है कि किसी भी कैरेक्टर का राइट से अगर पोजीशन निकालना है तो 27 में से उसका लेफ्ट का पोजीशन माइनस कर देने से काम हो जाएगा। अब जैसे यहीं देख लो, आपको सी का पोजीशन 3 पता था, तो लेफ्ट से 3 था, राइट से कितना होता, तो 27 में से 3 माइनस कर देते तो आपको क्या मिल जाता, आपको मिल जाता राइट से पोजीशन 24। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? Can I move forward now? So, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीरीज को उल्टा करके भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये चीज यहाँ पे लिखिए, द पैटर्न बिलो इज वेरी यूजफुल टू फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अल्फाबेट सीरीज व्हेन वी राइट द लास्ट 13 कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट 13 कैरेक्टर्स। तो यहां से लेके यहां तक ये आपके पहले 13 कैरेक्टर्स है, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपके आखिरी 13 है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया, ये रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी होती है। हाँ हाँ हाँ, अल्फाबेट नेकलेस कहते हैं इसको। चलो, क्या हमने ये क्वेश्चंस किए थे क्लास में, लास्ट क्लास में? मुझे याद नहीं आ रहा, कर चुके हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए याद नहीं आ रहा बिकॉज मैंने ना ये क्लास 9th में भी पढ़ाया है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 9th में थोड़ा पीछे रह गया था। 9th वालों को अभी से शुरू कर दिया। ओके, सो आई थिंक ये मैंने स्लाइड में रखा होगा, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, है ना? तो चलो, डिड वी डिस्कस दिस लेटर सीरीज? क्या मैंने ये डिस्कस किया था? नहीं किया था। चलो ट्राई करो, फिर ट्राई करो आप लोग एक बार इसको। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर, राइट? आई होप आप लोगों ने जो ये आंसर निकाला है ये शायद ऑप्शंस पुट करके निकाला है ना?
या तो ऑप्शन पुट करके निकाला है, या बीच में आपको BSc दिख रहा होगा, एंड में भी BSc दिख रहा होगा, तो शायद आपको एक ऐसी फीलिंग आई होगी दैट ये BSc वाला जो पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने अप्रोच 1 लिख रखा स्क्रीन पे। तो अप्रोच 1 इज पुट द ऑप्शंस इन द गिवन क्वेश्चन। आपको ऑप्शन पुट करना होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वाइज चलना पड़ जाता है इसमें। तो आपने ऑप्शन ए पुट किया, ऑप्शन ए पुट करने के बाद पूरा पूरा जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जनरली आपको 2 3 4 लेटर्स का वर्ड जो है ना रिपीट होते हुए दिखेगा। ठीक है, मान लो 3 लेटर्स का 4 लेटर्स का वर्ड रिपीट होते हुए दिखेगा। जैसे एक बार सबको यहाँ ध्यान से सुनना, most of you might have got the answer but just listen to what I'm explaining right now. So let's say I start with option A. तो ऑप्शन ए कह रहा है AACB, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में 4 ब्लैंक्स है, मैं उन 4 ब्लैंक्स में AACB ऐसे रख दूंगा। जब मैं इस तरीके से AACB करके रखूंगा, देन आई विल ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। तो पहला 3 लेटर BAA, अगला 3 लेटर BAA, लेकिन अब BAC हो गया, फिर CAC हो गया, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में रिपीट होना चाहिए, इट मींस ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। फिर ऑप्शन बी पुट करेंगे ऐसे, BBCA, तो पहला 3 लेटर BAB, अगला 3 BAB, अब ये BAC हो गया, फिर CAC हो गया, फिर से पैटर्न पलट गया है ना। पहला 6 तक तो काम कर रहा था, उसके बाद लटक गया, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन CCBA, CCBA। अब जब CCBA पुट किया है, तो पहला 3 कैरेक्टर BAC बना, फिर BSC बना, फिर BSC, फिर BSC, फिर BSC, फिर BSC, तो बार बार BSC रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? BSC रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया, इट मींस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। सेकेंड अप्रोच, approach 2, count the total number of letters including the blanks, and then तो ये अप्रोच 2 क्या है ना, अप्रोच 2 में आपको कहा जाता है कि आप ना क्वेश्चन में जितने कैरेक्टर है सबको ऐड करो, ब्लैंक्स को इंक्लूड करके। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 3 6 9 12 15 18। इट मीन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी हैव टोटल 18 कैरेक्टर्स, वी हैव टोटल 18 कैरेक्टर्स। ओके, अब आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स एंड देन ब्रेक द टोटल एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? 1 into 18 बनेगा, 2 into 9 बनेगा, 3 into 6 बनेगा, यही केसेस होते हैं। अब 1 into 18 का मतलब है एक ही कैरेक्टर 18 अलग अलग, वो ये वाला चीज कभी काम नहीं करता। 2 into 19 का मतलब है 2 letters repeating 9 times, इसको ऐसे समझो, 2 letters repeating 9 times। तो ये तो आई थिंक हमको, हम देख के बता सकते हैं कि वो सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो BSc अगर हमको दिख गया तो 3 कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 3 अलग अलग कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो 2 into 9 का मतलब 2 letters रिपीटिंग फॉर 9 टाइम्स। फिर 3 into 6 मतलब 3 letters रिपीटिंग फॉर 6 टाइम्स। ओके, 3 letters रिपीटिंग फॉर 6 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं ना, जनरली अगर आप मेरे से पूछोगे सर हिस्ट्री क्या कहता है, तो हिस्ट्री जनरली कहता है कि 3 या 4 लेटर का वर्ड जो होता है वो रिपीट करते हैं, 3 4 5 जनरली वो रिपीट करते हैं। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड द गिवन क्वेश्चन इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे 3 कैरेक्टर्स के सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो अभी तो मैं ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत बार क्या होगा स्टूडेंट्स, कि आपको वहीं पे पैटर्न दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है क्या सबको? BA डैश BAC डैश AC B डैश C, फिर यहाँ पे BAC। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली फिर सबको ऑब्जर्व हो जाएगा कि आखिर कौन सा पैटर्न, कौन सी चीज रिपीट हो रही है, दैट इट इज BAC, है ना। बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि BAC इज द लेटर विच इज गेटिंग
repeat it, and so you don't have to take the help of options in that case. बस ये फंडा लगा लो एंड पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे, पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे तो यू विल योरसेल्फ नो कि उस एम्प्टी स्पेसेस में क्या आएगा। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस एम्प्टी स्पेसेस में क्या आने वाला है। बोलो, बात समझ में आ रही है? इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच इज टोटल लेटर्स को काउंट कर लेना है, उसको फिर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में ब्रेक कर देना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में जनरली आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 3 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में ले आओ और फिर सीरीज को 3-3 के पेयर्स में डिवाइड कर दो या 4-4 के पेयर्स में डिवाइड कर दो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, शिखर कह रहा है अप्रोच 1 सीम्स मोर सिंपल। शिखर, समटाइम्स इट हेल्प्स, समटाइम्स इट डजंट यार। मतलब व्हाट इफ द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? एंड व्हाट इफ यू हैव मोर ब्लैंक्स? तो समटाइम्स इट वो अल्टीमेटली व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो योरसेल्फ कि कहीं पे कौन सा फायदेमंद होता है। आई एम नॉट सेइंग कि अप्रोच 2 हमेशा लगाओ, बट अगर आप बिना पेन और पेपर के करने का सोच रहे हो तो अप्रोच 2 विल बी द वे टू गो फॉर इट, राइट? अनुभव कह रहा है कि सर 1 2 3 कर सकते हैं। 1 2 3 में अनुभव देखो 1 2 3 का मतलब क्या कह रहे हो? 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ वो वाला फंडा अगर सोच रहे हो कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर उस तरीके से देख रहे हो तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में एक अगला सवाल आना चाहिए कि सर व्हाट इफ द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 18 था, 18 को ब्रेक किया जा सकता था, लेकिन अगर 17 आ गया, 15 17 आ गया, 19 आ गया, उस केस में आप क्या करोगे? तो जैसे अगला क्वेश्चन है दिस वन, ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। So count the positions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 है, 17 को तो ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो 17 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम किस पे आ जाएंगे? हम 16 पे आ जाएंगे। अब 16 पे आने से दो ही केस बनेगा, या तो 2 इंटू 8 वाला सिचुएशन होगा या फिर 4 इंटू 4 वाला सिचुएशन होगा। 16 अब देखो जैसे मैंने बताया कि 2 2 वाला कैरेक्टर तो आपको देख के है आप इग्नोर कर दोगे, कभी नहीं होता। अब 4 4 के लिए क्या करोगे? 4 4 वाले में क्या करोगे? यू विल डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। ऐसे 4 4 में डिवाइड कर दिया। जब आप 4 4 में डिवाइड कर रहे हो तो क्या आपको रिपीटिशन दिख रहा है कुछ? क्या आपको कुछ रिपीटिशन दिख रहा है? आई डोंट थिंक एनीवन इज एबल टू सी एनी रिपीटिशन, राइट? यहाँ पे जैसे कि P 2 बीच में गैप है, फिर P आ गया। यहाँ पे पहला पोजीशन और चौथे पोजीशन पे P नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं ये कैसे ट्राई कर रहा हूँ। पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे P नहीं है, इट मींस यहाँ पे जो भी पेयर चल रहा था वो इस पहला जो 4 लेटर में जो भी आएगा वो अगले 4 लेटर में सेम नहीं होने वाला, है ना? पहले 4 लेटर में जो भी आएगा वो अगले 4 लेटर में नहीं आने वाला। तो दिस इज हाउ यू विल इग्नोर कि यहाँ पे 4 4 वाला केस नहीं हो सकता। फिर आप क्या कर सकते हो? 2 लेटर्स और कम कर दो पीछे से, तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा। 3 इंटू 5 मतलब 3 3 का लेटर्स आप देख सकते हो। 3 3 का लेटर्स मतलब 3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना? इस तरीके से 3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड यू कैन वेरी वेल गेट टू नो द पैटर्न योरसेल्फ। देखो ये वाला एक लेटर है 3 का NPM, जो कि पूरा बचा पूरा खाली था, यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं आया। एंड अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पे P आ जाएगा NPM में, यहाँ पे NPM का M आ जाएगा, यहाँ पे NPM का N और M आ जाएगा, यहाँ पे NPM ऑलरेडी है, यहाँ पे NPM का P आ जाएगा। तो देख रहे हो क्या? ये ब्रेक करके अगर काम करते हो तो बहुत बड़ा आप इंस्टेंटली आंसर निकाल पाओगे। वैसे टारगेट क्या होना चाहिए? अगर सीधा ये लेटर्स काउंट ऑन नहीं करना चाहते हो तो सीधा 1 2 3 1 2 3 वाला फंडा लगा लो, है ना? देखो क्या तीन कैरेक्टर्स क्या पैटर्न फॉर्म करे। अगर 3 पे नहीं होगा तो 4 करना, 4 पे नहीं होगा तो 5 करना, 3 या 4 पे ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3 या 4 पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या करना है आपको? आप 3 3 के लेटर्स को रिपीट होते हुए देखोगे। 3 3 के लेटर्स अगर रिपीट होते हुए नहीं दिखे तो फिर आप क्या करोगे? तब आप 4 4 के लेटर्स करोगे।
प्रेरणा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंकित पूछ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का आता है। व्हाट नॉनसेंस, ऑब्वियस ही बात है, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। मैंने सीरीज के टाइम क्या बताया था? मैंने बताया था कि लगभग सब मिला के कोडिंग, डिकोडिंग, इंसर्टिंग, मिसिंग कैरेक्टर सब मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द आंसर, एनपीएम इज गेटिंग रिपीटेड। अच्छा चलो, तो गाइज दैट वाज इट। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गलती से मैंने नहीं रखा हुआ है, बट आई थिंक आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अंकित, ऐसी बात थी, आप लास्ट टाइम लेट से ज्वाइन किए थे, तो बेसिकली लगभग लगभग देख के मैंने सैट के पेपर्स भेजे हुए। अगर आप सैट के पेपर्स गो थ्रू, मैट के पेपर्स गो थ्रू किए हो तो आपको दिख जाएगा कि कम से कम तीनों कैटेगरीज मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे 100 में से, ठीक है? अच्छा, नंबर एंड लेटर एनालॉजी। नंबर एंड लेटर एनालॉजी जो है बहुत हद तक नंबर सीरीज के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसको मैं एज सच प्रॉपर डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, टाइम नहीं होगा उतना, बट एक छोटा सा पॉइंट अगर समझो तो इसको कैसे अप्रोच करते मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, एंड देन आप उसी के हेल्प से आप बाकियों को सॉल्व करना, ठीक है? तो इसका जो क्वेश्चन होता है ना, इसका क्वेश्चन है ऐसे समझो कि इफ 3 से अगर 3 से 12 मिला, अगर 3 से 12 मिला, जो ये जो सिंगल, ऐसे तो हम लोग ये रेशियोज वगैरह में देखते थे, बट अभी ऐसे समझो कि अगर 3 से 12 मिला तो 5 से क्या मिलेगा? इफ 3 से 12 मिला देन 5 से क्या होगा? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सीरीज वगैरह में हमारे पास 4-5 लेटर्स होते हैं, 4-5 नंबर्स होते हैं, तो हम वहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम डिफरेंसेस में पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये चीजें काम करेंगी नहीं करेंगी आपको नहीं पता, तो आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो? ये देखो, अप्रोच 1 हो सकता है कि किसी बंदे ने सोचा हो कि 3 से 12 कैसे आया होगा, तो उसने सोचा होगा कि 3 + 9, उसने सोचा होगा 3 में 9 ऐड करने से 12 आएगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो 5 में भी उसको 9 ऐड करना होगा, 5 में भी उसको 9 ऐड करना होगा, और वो आएगा 14। बट 14 ऑप्शंस में नहीं है, आपको इस तरीके से करना होगा। फिर अप्रोच 2 क्या होगा? अप्रोच 2 होगा जहां पे वो देखेगा कि 3 × 4, 3 × 4 कितना हो रहा है? 3 × 4 हो रहा है 12। अब उसने बेसिकली देखा कि इस नंबर में 4 गुना कर दो तो 12 आ रहा है, तो फिर आपके पास उधर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे भी पहले 4 गुना करके देखना होगा, 5 × 4 20, बट फिर आपने देखा 20 ऑप्शन में नहीं है। मतलब आपने इस लॉजिक में, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने 3 और 12 को जिस लॉजिक से रिलेट किया था ना, वो लॉजिक गलत है। लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक गलत नहीं, इट मींस इस क्वेश्चन में वो लॉजिक काम नहीं करेगा। देखो 3 से 12 आने के कितने तरीके, बहुत तरीके हैं कि नहीं? 3 से 12 आने के कितने तरीके हैं? वी हैव मल्टीपल वेज। अब उन मल्टीपल वेज में से कौन सा वाला होगा ये कैसे पता चलेगा? सो दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन लक। बट आप यही कर सकते हो कि स्टार्टिंग में एडिशंस या मल्टीप्लिकेशंस या स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, सो दैट द थिंग्स बिकम्स स्लाइटली इजी फॉर अस। जैसे कि यहाँ पे 3 से 4 आया है, तो हमने बोला 9 ऐड कर दो, 9 ऐड किया तो 12 आ रहा है इधर, लेकिन इधर 9 ऐड करने से 14 आ रहा है, 14 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये लॉजिक से क्वेश्चन नहीं बना है। फिर हमने बोला कि देखो 3 में 4 गुना कर रहे हो तो आपको 12 मिल रहा है, तो उस हिसाब से 5 × 4 कितना हो जाएगा? 5 × 4 हो जाएगा 20। बट फिर हमने देखा कि अरे यार 20 भी यहाँ पे नहीं है। फिर अप्रोच 3 क्या होगा? अप्रोच 3 होगा कि 3 में हमने क्या किया? 3 में हमने 3 का स्क्वायर और 3 ऐड किया। मतलब 3 में क्या किया? 3 को पहले स्क्वायर किया और उसी में 3 ऐड किया, तो इससे कितना मिल गया? इससे हमको 12 मिल गया। अब उस लॉजिक से हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? उस लॉजिक से यहाँ पे भी हम 5 के लिए क्या करेंगे? 5 के लिए हम 5 का स्क्वायर में 5 ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर में 5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 5 30 हो जाएगा, है ना? 25 + 5 30 हो जाएगा, राइट? अब ये वाला जो लॉजिक है, ये देखो, अब ये लॉजिक में आपने 3 को 12 से रिलेट कर लिया, और यहाँ पे 5 को आपने 30 से रिलेट किया। अब 30 ऑप्शन में दिख रहा है, 30 ऑप्शन में दिख रहा है, राइट? तो अगर 30 ऑप्शन में दिख रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ जाता है इसके क्वेश्चंस में। इज दिस क्लियर? बात समझ में आई है? नहीं आया होगा तो थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके? थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। पॉइंट व्हाट व्हिच आई एम ट्राइंग टू शो इज अप्रोच 1 गलत नहीं है, अप्रोच 2 गलत नहीं है। आपने उस लॉजिक से बस ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ,
तो यू हैव टू फाइंड द लॉजिक बाय विच 3 पे लगाकर 12 आया है, और उसी लॉजिक को 5 पे लगाओगे, और अगर जो वैल्यू आया वो ऑप्शन में है तो आप आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना जल्दी से, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। हाँ वैसे देखना पड़ेगा दिव्यांशु। ठीक है, सी द आंसर इज डी। कैसे आया डी? तो 14 से 9 कैसे लाया गया? 14 से 9 कैसे लाया गया? तो 14 को 2 से डिवाइड करके उसमें 2 ऐड किया। 14 को एक लॉजिक क्या हो सकता था, 14 को आपने 2 से डिवाइड किया और उसमें 2 ऐड किया, तो ये कितना आ गया 7 + 2 9। उस लॉजिक से 26 को भी 2 से डिवाइड करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे, 26 को भी 2 से डिवाइड करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे, सो 13 + 2 कितना हो जाएगा? 13 + 2 हो जाएगा 15। 13 + 2 हो जाएगा 15। और कोई लॉजिक है किसी का? कोई लॉजिक है जिससे कोई दूसरा आंसर आया हो? आप अनम्यूट करके बता सकते हो, आई वुड टेल यू कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। शिखर अनम्यूट करो, अगर ऐसा है मेरे को बताओ आपने किस लॉजिक से किया है। अरे अलाउ अलाउ नहीं किए हैं हाँ शिखर अलाउ कर दिया हूँ। सर। बोल रहे थे कि 14 - 9 में तो सर 5 आ रहा है सर डिफरेंस, और सर 31 - 26 भी आ जाएगा। लेकिन 14 बड़ा नंबर है, 9 छोटा नंबर है। आप ये भी तो एक लॉजिक देखो, फर्स्ट नंबर इज बिगर, स्मॉल सेकंड नंबर इज स्मॉलर। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर 26 है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ 21 होता और ऑप्शन में 21 होता तो काम हो जाता, बट 31 विल बी बिगर देन 26 व्हिच विल नॉट फिट द कंडीशन। आप जो भी लॉजिक सोच रहे हो उसको पहले वाले पे भी फिट होना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक। और किसी का कुछ लॉजिक आया है? एनीवन एल्स? ठीक है मिस्टी। अमृत कह रहा है कि सर इट मे बी 2 × 9 - 4। 2 × 9 - 4। अमृत मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था? पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे आया, पहले उस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, सेकंड से फर्स्ट में बताओ, फर्स्ट से सेकंड पे जाओ। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पे जाओ। ये देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा था ना क्वेश्चन, क्या लिखा था, अगर 3 से 12 आया है तो 5 से कितना आएगा, उस तरीके से। ओके चलो जरा इसको ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 3। ओके सो देखो मेनली आप लोगों का सी और बी में आंसर फंस रहा है, राइट?
अब क्या क्या लॉजिक हो सकता है, M13, O11, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो M का प्लेस वैल्यू कितना होता था लेफ्ट से, M का प्लेस वैल्यू होता था 13 फ्रॉम लेफ्ट। O का प्लेस वैल्यू कितना होता था, O का प्लेस वैल्यू होता था 15 फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज क्या दिया हुआ है M के लिए, M के लिए 13 दिया है, O के लिए 15 दिया है। तो पता है क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बताओ, ये उनके राइट से पोजीशंस को लिखा गया है, ये उनके सॉरी राइट से पोजीशन भी तो नहीं है, ये हो सकता है कि एक का लेफ्ट से पोजीशन लिखा गया है और दूसरे का राइट से पोजीशन लिखा गया है, एक का लेफ्ट से पोजीशन लिखा गया है और राइट दूसरे का राइट से, जैसे ओ का राइट से पोजीशन कितना हो, ठीक है, वो वाली लॉजिक लगा सकते हो। 26 माइनस 13, ये बेसिकली ये कैसे आया, ये आ गया आपका 26 माइनस 13, ये कैसे आया, ये आपका आ गया 26 माइनस 15, है ना। तो ये यहाँ से 13 आ गया और ये यहाँ से 13 आ गया। तो आपको इस H और J के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले H और J का लेफ्ट से पोजीशन देखोगे तो इसका लेफ्ट से 8 है और इसका 10 है। फिर आपको क्या करना है, आपको 26 में से 8 को माइनस करना है। 26 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 19, और यहाँ पे 26 में से 10 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। 26 में से 8 को माइनस करने से 19 आएगा, वाह वाह वाह, 18। ओके, तो 18, 16 should be the answer for this question। कंगना पूछ रही है कि सर 27 माइनस होगा ना, कंगना देखो 27 में से अगर माइनस करेंगे ना तो वो वैल्यू नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में भी पहले 27 आया था, बट M का प्लेस वैल्यू 13 है। अब 13 है और अगर 27 में से 13 को माइनस करते हो, 27 में से 13 को माइनस करते हो तो कितना आ रहा है, 27 में से माइनस करोगे 14 आ रहा है, 14 नहीं दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक पकड़ा, हमने ये लॉजिक पकड़ा कि 27 में से अगर 27 में से इसको माइनस करते तो 14 आता, लेकिन यहाँ 13 था, एक कम था। ओ के केस में भी लेफ्ट से पोजीशन 15 है, 27 में से 15 माइनस करते तो 12 आता, लेकिन यहाँ एक कम है, वो यहाँ पे 11 आया हुआ है, लेकिन है ना यहाँ पे 11 आया हुआ है, तो बेसिकली वो एक कम कर दिया गया। यहाँ करिए एक बार और, स्नेहा देखो बेसिकली मैंने सबसे पहले देखा कि M और O के जो पोजीशन है ना लेफ्ट से, M और O के जो पोजीशन है लेफ्ट से वो कितना दिख रहा है 13 और 15 है। अगर मैं इनके राइट से पोजीशन देखो तो राइट से इसका पोजीशन कितना है 14 और इसका राइट से पोजीशन कितना होगा, तो इसका राइट से पोजीशन होगा 12। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दिया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दिया है 13 और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 11। तो इससे क्या पता चल रहा है इसमें, इससे ये पता चल रहा है कि पहले 27 से माइनस किया, 27 से माइनस करने के बाद एक और से माइनस किया, ये लॉजिक लगा लो। तो पहले M का आपने लेफ्ट से पोजीशन देखा 13, फिर उसको 27 से माइनस किया आया 14, 14 को भी एक कम कर दिया तो 13 मिला। O के लिए भी सेम लॉजिक, पहले आपने उसका लेफ्ट से पोजीशन देखा 15, फिर उसको 27 में से माइनस किया तो आपको मिला 12, फिर 12 को एक कम कर दिया तो आपको मिला 11। ठीक है, और इस लॉजिक से हमको यहाँ आंसर मिल जाएगा। नंबर द लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर देन -1 द रेस्पेक्टिव नंबर, मतलब पहले उल्टा कर दीजिए और फिर एक कम कर दीजिए। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग, टाइम कितना है, वी हैव 10 मिनट्स। अच्छा अब लिसन, कोडिंग डिकोडिंग ना अगेन कंप्लीटली अल्फाबेट सीरीज या नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो हल्के से चेंज हो जाएंगे। तो अगर ब्रॉडली बात किया जाए कोडिंग डिकोडिंग को, तो कहीं ना कहीं दो 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स नंबर कोडिंग, डी कोडिंग एंड सिंबल्स कोडिंग। तो मैंने आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं होगा तो मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड आपको फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें 3-3 4-4 मिनिमम क्वेश्चन होंगे, ताकि आप उसको सॉल्व करके उसके आइडिया को समझ सको। बट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, इसको पढ़ाते हैं एक नए टॉपिक के तौर पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज को ही पूरा यूज करता है, ठीक है। अरे ओके, ये चलो जरा ट्राई करना इस क्वेश्चन को।
ओके, सो एवरीवन इज गेटिंग बी, एवरीवन इज गेटिंग बी, राइट? तो वो आइडिया समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन बी कैसे मिला? आपको ऑप्शन बी मिला, आपने क्या किया, करेस्पॉन्डिंग लेटर्स को देखा। करेस्पॉन्डिंग लेटर्स मतलब कोड्स का पहला लेटर को ये FRXUVH के पहले लेटर से रिलेट किया, तो आपको पता चला 3 आगे गया है। फिर आपने कोड्स के सेकेंड लेटर को यहाँ से सेकेंड लेटर के साथ कंपेयर किया, आपको पता चला यहाँ भी 3 आगे गया, तो आपको वहां से पैटर्न पता चल गया कि ये +3+3+3 चल रहा है, ठीक है। बट आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा। इस केस में नहीं कह रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि क्या क्या आपको वहां पे चेक करना चाहिए। तो सिर्फ सिंपल से एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये कोई क्वेश्चन है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो डायरेक्ट कोडिंग हो गया। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग लेटर्स कोड हो रहे हैं। दूसरा इनडायरेक्ट कोडिंग होता है। इनडायरेक्ट कोडिंग क्या हो सकता था, यहाँ का फर्स्ट वहां का लास्ट के साथ मैच कर रहा है, यहाँ का सेकंड लास्ट के साथ मैच कर रहा है, यहाँ का थर्ड इसके सेकंड के साथ मैच कर रहा है, वहां का फोर्थ इसके फर्स्ट के साथ मैच करता है। तो इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट कोडिंग। इनडायरेक्ट कोडिंग आपको कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में आपको जब डायरेक्ट कोडिंग देखोगे ना, तो आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा। मतलब जैसे आपको यहाँ पे +3+3 दिख रहा था, वहां पे आपको +3 वगैरह नहीं दिख पाएगा। तो जब नहीं दिख पाएगा तब आपको ये सारी दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत अलग अलग, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि इसका फर्स्ट जो है उसका थर्ड के साथ मिलता है, तो वो चीजें आपको क्वेश्चन के दौरान ही पता चल पाएंगी। अब आते हैं एक नंबर कोडिंग के क्वेश्चन पे। मैं बस आपको टाइप समझाना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर कोडिंग में क्या, इन दिस आइदर द नंबर्स आर असाइन्ड टू द अल्फाबेट्स ऑफ द गिवन कोड और द अल्फाबेट्स आर असाइन्ड टू द नंबर्स, द कैंडिडेट हैज टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। So if in a certain code 20 is written as 863,985 and 11 is written as 323039, then how is 12 written in that code? Very good, very good. The answer is C. हाँ, तो सबको पता चल रहा है सी। आप लोगों ने क्या पिक किया? तो सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रैंडम कोडिंग। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रैंडम कोडिंग। रैंडम कोडिंग का मतलब क्या है? हो सकता है आप में से कुछ लोग टी का पोजीशन देख रहे हो, तो टी का पोजीशन क्या आता है इजोटी में? टी का पोजीशन इजोटी में 20 आता है, लेकिन यहाँ पे टी लिखा था ना, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यहाँ 20 में 5वें पोजीशन पे भी टी आता है ना, तो इस नंबर पे भी 5वें पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो अपन बस इतना ही समझ पाएंगे यहाँ से कि टी का पोजिशनल वैल्यू कितना हो गया? टी का पोजिशनल वैल्यू हो गया 8। इस चीज को वेरीफाई करना है तो जरा देखो, 20 में बीच में ई आ रहा है, ई का पोजीशन कितना है? 3। यहाँ पे 11 में ई कितना बार आ रहा है? 11 में ई 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर कितना बार आ रहा है? नंबर भी 3 बार आ रहा है, ठीक है। 20 में ई बीच में आया तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 11 में ई 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे रैंडम लेटर्स, मतलब लेटर्स को रैंडम वैल्यूज असाइन किए जाते हैं, इसको कहा जाता है रैंडम कोडिंग। अब कुछ केसेस में अल्फाबेट के पोजिशनल वैल्यूज होते हैं, कुछ केसेस में अल्फाबेट के पोजिशनल वैल्यूज नहीं होते। जैसे यहाँ पे कोई पोजिशनल वैल्यू दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई भी पोजिशनल वैल्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब ऐसे करके मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो वर्ड है 12 वो टी से शुरू हो रहा है और टी का पोजिशनल वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 8 बन रहा है, तो मुझे वो ऑप्शन मार्क करना है जो 8 से शुरू हो रहा है। मुझे वो ऑप्शन मार्क करना है जो 8 से शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे 20 में जैसे टी दिख रहा है ना, तो टी का इजोटी में जैसे 20वां पोजीशन आता है तो वहां पे 20 असाइन किया होगा, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। यहाँ पे आपने टी देखा तो टी के जगह पे 8 लिखा हुआ था। 20 में फिर से टी 5वें पोजीशन पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी 863,985 में 8 वापस से 5वें पोजीशन पे आया, तो वो आपको हिंट दे दिया कि टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी की वैल्यू 8 हो गई। इसी तरीके से अगर आपको बाकी लेटर्स के भी वैल्यूज निकालने होते तो आप कंपेयर करते, जैसे 20 में ई जो है वो तीसरे पोजीशन पे है,
और उसके वर्ड में भी नंबर्स में भी तीसरे पोजीशन पे 3 दिख रहा है। 11 में 3 बार ई आया है और उसके पोजीशन जो कोड असाइन किया गया है उसमें भी 3 आ रहा है 3 बार। तो वहां से पता चल गया कि ई को जो वैल्यू असाइन किया गया है वो 3 असाइन किया गया है। तो आप इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू असाइन किए ये आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोग थोड़े से लकी थे कि हमारा जो ऑप्शन था वो इस तरीके से फ्रेम्ड था कि हमारा 12 में टी मतलब एक ही ऑप्शन था जो 8 से शुरू हो रहा था। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस आ जाते तो हमको और भी बाकी कैरेक्टर्स की वैल्यूज को निकालना पड़ जाता। ठीक है, हमको और भी बाकी कैरेक्टर्स की वैल्यूज को निकालना पड़ जाता। ओके, नेक्स्ट मिक्स कोडिंग, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन गाइस, ट्राई कीजिए। ऑलरेडी आपको अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको जरा स्टडी करें। ओके परफेक्ट, सही है। फराज, शुभम, अदिति, निहारिका, अमृत करेक्ट है। क्या लॉजिक रहेगा? लॉजिक क्या है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस 3 or more complete messages are given, 3 or more complete messages are given, the procedure is to solve any 2 messages bearing the common word are picked up। मतलब कि आपको ना देखो 3 मैसेजेस दे रहे हैं, TCP मतलब ड्रिंक फ्रूट जूस, C की ली मतलब जूस इज स्वीट, ली डी मी मतलब ही इज स्वीट, ही इज इंटेलिजेंट। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि टी दिया है तो टी मतलब ड्रिंक है। आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ उधर, वहां पे बोला है कि एनी 2 मैसेजेस बियरिंग द कॉमन वर्ड आर पिक। आपको दोनों मैसेजेस का कॉमन वर्ड को पिक करना है। जैसे पहला मैसेज और दूसरा मैसेज को अगर देखोगे तो सी वर्ड जो है SEE वो दोनों जगह पे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में भी देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों जगह पे मैच कर रहा है। तो देखो दोनों जगह को कंपेयर करोगे तो जूस वर्ड मैच कर रहा है, जूस है ना, जूस वर्ड मैच कर रहा है। तो इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि सी जो है, सी का वर्ड क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो अब आपने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया तो यहाँ पे ली वर्ड आ रहा है, LEE, यहाँ पे भी ली वर्ड आ रहा है। अब आपको राइट साइड में देखना है कि कौन सा कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो वो आपको दिखेगा इज, है ना, इज। तो ये इज आपका क्या हो गया, ली हो गया। तो फाइनली हमसे सवाल ये पूछा था, देन विच वर्ड मींस स्वीट, स्वीट कौन सा वर्ड से निकला होगा। तो अगर हम सेकंड मैसेज पे चलते हैं तो सेकंड मैसेज पे स्वीट वर्ड बच गया था और यहाँ पे की वर्ड बच गया था, इट मींस की बिकम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, 6 बज रहा है। आई हैव माय नेक्स्ट क्लास इन क्लास 8, है ना, तो यहीं पे एंड करता हूँ। नोट्स अपलोड कर दूंगा, थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे दूंगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद कोडिंग। कोडिंग खत्म होता है तो वी विल डिस्कस इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ओके, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो सीरीज से रिलेटेड जो 8-9 क्वेश्चन आ सकते थे एनटीएससी में वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। हाँ, ग्रुप पे आपने फराज कुछ डाउट भेजे थे, मेरे को एक बार टैग कर दो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा इवनिंग में। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। आई कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास। जो भी डिस्कशन थे आप एनटीएससी के ग्रुप पे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।